हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 25 अगस्त और यहाँ पे देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ना, ये पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देते हैं। और इसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको? अगर आपको पीडीएफ ही चाहिए तो ये कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, तो शशांक जी ने इसका जवाब सही दिया है। और कल क्वेश्चन जो पूछा गया था G20 को लेकर पूछा गया था, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका आंसर शशांक जी का बहुत बेहतर है, ठीक है। आज भी एक प्रश्न दिया गया है, आप लोग अंत में देखेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला, सरकारी जो कर्मचारी है ना, सेंट्रल वाले, उनको पेंशन मिलेगा सुनिश्चित, ठीक है। तो आपको पता है 23 लाख जो है, 23 लाख के आसपास जो है सेंट्रल कर्मचारी हैं, उनको ये लाभ मिलेगा। और ये 1 अप्रैल 2005 से लागू होगा, ये फैक्ट याद रखेंगे। और यहाँ पे जो यूनिफाइड पेंशन जो स्कीम है, यूपीएस जो है, यूपीएस, इसके तहत क्या होगा, जो 25 साल तक नौकरी कर रहे हैं उनको ये लाभ मिलेगा, ठीक है। और जो पेंशन मिलेगा ना, ये पेंशन का मतलब कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, तो अंतिम जो सैलरी था तो उससे पहले जो 12 महीना, ठीक है, 12 महीना का एवरेज निकालेंगे और उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा ये, ठीक है। और मान लीजिए कर्मचारी की मृत्यु अगर हो जाता है दुर्भाग्यवश, तो 60% पेंशन मिलेगा। तो फैक्ट हो गया। और ये जो कदम है ना, ये आपके भविष्य सुरक्षित करने के लिए और जो भी कर्मचारी है उनके सम्मान के लिए और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। ये फैक्ट याद रखेंगे। जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसका देख लीजिए। नेशनल पेंशन स्कीम का लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं ना, ये जो है ना इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन से। मान लीजिए एनपीएस में आप इन्वेस्ट किए, कुछ राशि जो है आप करेंगे और कुछ जो है गवर्नमेंट करती है, तो यहाँ पे इसको जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज में लगा दिया जाता है, ठीक है, शेयर वगैरह में लगा दिया जाता है, सिक्योरिटी में लगा दिया जाता है। तो जो प्रॉफिट होगा, घाटा होगा, वो उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। ये दो फैक्ट हो गया। यहाँ पर देख लीजिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को भी लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 25 साल या 30 साल, दोनों में से कौन सा होगा? दोनों ऑप्शन दिया जाता है, तो 25 साल, क्योंकि लोकसभा मेंबर बनने के लिए आपको 25 और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30। तो फैक्ट हो गया। जो नॉमिनल हेड होते हैं ना देश के, वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, क्लियर है। लेकिन जो प्रेसिडेंट के जो पावर है ना, उसका पावर का यूज कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो फैक्ट हो गया। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री, कोई भी नागरिक जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते उसको जो है 6 महीना के अंदर ये जो लोकसभा और राज्यसभा है ना, उसका मेंबर बनना पड़ता है, ठीक है। जितना भी फैक्ट हम बात कर रहे हैं ना, सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपके साथ ये सब पॉइंट रख रहा हूं। फिर कैबिनेट मंत्री, आप ये देख रहे हैं ना कैबिनेट, तो कैबिनेट जो काउंसिल होता है, कैबिनेट काउंसिल, उसमें जो है ना कैबिनेट स्तर के मंत्री ही इंक्लूड होते हैं। लेकिन मंत्री के अगर प्रकार आप देख लीजिएगा, मंत्री कितने टाइप के होते हैं, तो मंत्री 3 टाइप के होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक उप मंत्री होते हैं, एक होता है राज्य मंत्री, और एक होता है कैबिनेट मंत्री। ये 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कैबिनेट जो काउंसिल होता है उसमें यही मेंबर रहते हैं, अगर जरूरत पड़ता है तो इनको इन्वाइट किया जाता है। अब आ जाइए यहाँ पे, हरियाणा में जो इलेक्शन होना है ना, तो निर्वाचन आयोग को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। निर्वाचन आयोग को लेकर क्वेश्चन क्या पूछता है, तो इलेक्शन कमीशन जो है, देख लीजिए फैक्ट को, आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन जो है 5 इलेक्शन करवाता है। एक तो लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और आपका स्टेट असेंबली, ठीक है। ये तमाम फैक्ट को यहाँ पे जो है इलेक्शन करवाता है। और वर्तमान में कितने मेंबर है? अभी 3 मेंबर है इलेक्शन कमीशन में। एक तो चीफ जस्टिस, माफ कीजिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य मेंबर होते हैं, ठीक है। ये हो गए। और इसको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जिस नाम को ढूंढ के लाया है कि नहीं यही नागरिक बनेंगे हमारे इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके लिए खोज कमेटी बनता है, खोज कमेटी। और उस खोज कमेटी का जो हेड करेंगे वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए मतदान को लेकर, यहाँ पे मतदान करके भी वर्ड आया होगा, मैंने हाईलाइट किया है। मतदान, आर्टिकल जो हमारा संविधान संशोधन है ना 61, कौन सा? 61, वो किससे जुड़ा हुआ है? वो वोटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और 25 जनवरी को जो है हर साल वोटर डे मनाया जाता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। पहले जो है ना 21 साल होता था, क्या जो व्यक्ति या नागरिक 21 साल के हो जाएंगे ना वही वोट करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 18 साल। तो ये जो प्रावधान किया गया ना,
ये 61 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत किया गया है। आगे बात करें हम लोग, तो ये है शिखर धवन, क्रिकेट खेलते हैं और इन्होंने संन्यास लेने का घोषणा कर दिया। सारे जो जितने भी प्रारूप होते हैं ना, T20, वनडे और टेस्ट वाला, सभी से तो ये क्वेश्चन पूछता है। सीजीएल वगैरह में पूछ लेगा आपसे, बैंक वाला में पूछ लेगा, ठीक है। और बस इतना फैक्ट याद रखेंगे आप। उसके बाद आइए चीता को लेकर, है ना। चीता तो पता है ना, चीता हमारे देश में नहीं है। 1950 में या 1951 में इसको क्या कर दिया गया था, विलुप्त घोषित कर दिया गया था। क्लियर। तो हम लोग क्या किए, सरकार क्या कर रही है कि साउथ अफ्रीका और नामिबिया, जो कि अफ्रीकन कंट्री है ये, वहां से हम लोग चीता को मंगा रहे हैं और अपने देश में बसा रहे हैं। कहां पे लाया जा रहा है, एमपी, मध्य प्रदेश का कुनू नेशनल पार्क, KNP जिसको बोलते हैं, कुनू नेशनल पार्क, वहां पे लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे कुछ फैक्ट, हाँ, तो यहाँ पे शुरू में 8 चीता लाया गया था और इसके बाद टेंशन वाली बात ये है कि अभी बरसात का मौसम है, ठीक है। तो बरसात के मौसम में भी जो जहाँ पे रखा जाता है ये लोगों को, ठीक है, तो वहाँ पे संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है। तो चीता को लेकर जो संक्रमण हो रहा है ना, सेप्टिसिमिया, याद रखिएगा, सेप्टिसिमिया, सेप्टिसिमिया इंपॉर्टेंट है। ये रोग जो है ना, ये बैक्टीरिया के कारण होता है और ये पशुओं में होता है और ये चीता को ये वाला रोग हो रहा था। क्लियर है। चलिए आगे बात करें, तो सुभाष चंद्र बोस जी का ये कोटेशन याद रखिएगा। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 2-3 को नारा दिया था। एक तो जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दो हो गया। दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया था, दिल्ली चलो। तो ये सब जो है ना पूछ लेता है एग्जाम में, खास करके बीपीएससी और यूपीपीएससी में पूछ लेता है। इनका एक कोटेशन है कि जीवन में कोई भी चीज इतनी हानिकारक और खतरनाक नहीं होती है जितने की डामाडोल स्थिति। डामाडोल स्थिति कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, आप बेहतर समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, संडे है तो इनका आर्टिकल आता है, हर संडे को आप देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पे सरकार को लेकर, सरकार जो पहले 304 सीट पे थी, तो 240 में कैसे आ गई, ठीक है। इसमें जो सरकार की जो नीतियां है ना, उनका यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जैसे कि समान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, CAA को लेकर, ठीक है, बेरोजगारी को लेकर, पॉवर्टी को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, इन तमाम मुद्दों पे जो है ना क्रिटिसाइज किया गया। इनका आर्टिकल बहुत बेहतर होता है, ठीक है। सरकार के अगर पक्ष में अगर बेहतर काम होता है ना, तो ये तारीफ भी करते हैं, और सरकार की कुछ कमियां रहती है ना, तो उनको ये उजागर भी करते हैं। तो इनका जो है ये कांग्रेस के अच्छे नेता माने जाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैक्ट देखने को मिल रहा है, तो देख लीजिए पूरा जब आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेकुलर सिविल कोड करके यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये हमारा जो डीपीएसपी है ना, आर्टिकल 44, उसमें ये वर्णन है। डीपीएसपी मतलब क्या होता है, वो स्वतः लागू नहीं होता। अगर सरकार चाहे ना, स्टेट वाली सरकार जो राज्य सरकार होती है, वो लागू कर सकती है कानून बना के, ठीक है। तो आर्टिकल 37 याद रखिएगा, इसमें यही लिखा हुआ है कि डीपीएसपी जो है लागू नहीं होगा, स्वतः लागू नहीं होगा। अगर सरकार चाहती है तो कानून बना के इसको लागू कर सकती है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता ही, चर्चा में बहुत है, मेंस में भी पूछता है, लेकिन हम अभी पीटी को ध्यान रख रहे हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। फिर हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। अभी यूपी पीसीएस में हुआ था एग्रीकल्चर वाला एग्जाम, एग्रीकल्चर पीसीएस वाला हुआ था ना, एग्रीकल्चर अधिकारी वाला। तो उसमें पूछ दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो एक कमेटी बना हुआ है, उसके हेड कौन कर रहे हैं, तो रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति है, ठीक है। ये फैक्ट जो है पूछा गया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर आपको देखने को मिलेगा CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, पता ना 2019 में। तो यहाँ पे 5 जैसे कि गैर मुस्लिम से हिंदू हो गया, पारसी हो गया, बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई, क्रिश्चियन, इन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आएंगे उनको नागरिकता मिलेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे यही समझ में आया, जो कि एग्जाम में पूछा गया था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इनका भी आर्टिकल आता है हर संडे को। चलिए ये जो पूरा आर्टिकल पढ़ेगा ना, तो इसमें जो कलकत्ता में जो कांड हुआ है ना, कलकत्ता कांड, ठीक है, जो महिलाओं के साथ जो जिस तरह का बर्बर स्थिति देखा गया ना, वो सही नहीं है हमारे देश में, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में नारी को पूजा जाता है और वहाँ पे इस तरह के जो कृत्य देखे जा रहे हैं ना, बंगाल वाला आप देख लीजिए, महाराष्ट्र वाला देख लीजिए, ठीक है, बच्चों बच्चियों किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है ना, ये कंबोडिया वाला जो है ना, कंबोडिया में एक हिंदू मंदिर है, बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है, अंगकोर वाट। ये क्वेश्चन पूछा गया और रिपीट भी किया, ऐसा नहीं कि एक बार पूछ लिया तो हो गया। जो मंदिर वगैरह, जो कल्चर वगैरह, जो
रहता है ना न्यूज़ में, उसको पूछ लेता है। तो अंगोर कोर्ट को लेकर यहाँ पे बात किया गया। क्यों बात किया गया? जब कलकत्ता में जो कांड हुआ था वो रेप वाला, आप देख रहे हैं ना, आरजी कॉलेज वाला, तो ये जो लेखक है वो कंबोडिया में थे और इसी मंदिर के दर्शन कर रहे थे। तो यहाँ से शुरुआत किया उन्होंने। फिर आइए, तो अभी आरएसएस के जो संघ चालक है ना, सरसंघ चालक, उन्होंने कह दिया कि जितना भी वेस्टर्न को कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ना जिन इलाकों में, उन्हीं इलाकों में जो है वो कांड हो रहा है, बलात्कार वाला, रेप वाला, ठीक, यौन शोषण वाला कांड हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जवाब में कहा है कि अगर वो जो सरसंघ चालक हैं जो बोले हैं ना, वो बिना सोचे समझे बोले हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में अगर बात करोगे तो वहाँ की जो महिलाएं हैं ना, उनकी स्थिति गाय से भी बहुत दयनीय है। गाय समझ रहे हैं ना, गाय को तो पूजा जाता है लेकिन गाय से भी बदतर स्थिति है, इनका कहना ये। ठीक है, आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ये सब आर्टिकल क्यों पढ़ना है? अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, टेक्निकली प्रश्न, जैसे कि वर्णन कीजिए, आपको क्रिटिसाइज करना है, ठीक है, तो इन तमाम क्वेश्चन को जो समझ कैसे आएगा, तो ये सब आर्टिकल पढ़ने से ही आएगा। क्लियर है? चलिए, फिर हम लोग बात करेंगे बुलडोजर न्याय। ये यूपी वाला तो पता ही है आपको। तो वहाँ पे बुलडोजर आय जो न्याय है ना, वो स्वीकार नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है, हमारे देश में। तो ये आर्टिकल पूरा आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा, कांग्रेस की तरफ से क्रिटिसाइज किया गया। तो यहाँ पे एक जो शब्द है अल्पसंख्यक, जिसको बोलते हैं माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। आपको बता दें, हमारे संविधान में जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है ना, ये प्रावधान करता है अल्पसंख्यक के लिए। किसी भी कम्युनिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से ना, वो अपने शैली को लेकर, अपने लिपि को लेकर जो है वहाँ पर नियम बना सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, कॉलेज स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पे आर्टिकल 29, तो 29 में क्या होता है कि अपने रुचि के हिसाब से जितने भी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना वो प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? यही चीज़ याद रखिएगा अल्पसंख्यक को लेकर। और यहाँ पे, हाँ, तो अल्पसंख्यक कौन कौन है भारत में? तो हिंदू को छोड़ के मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, 6 कम्युनिटी है। सबसे अंतिम में बौद्ध जुड़ा था, माफ कीजिएगा, जैन जुड़ा था 2014 में, याद रखेंगे आप। और इन माइनॉरिटी में सबसे बड़ा मेजोरिटी किसका है? मुस्लिम का है। अब आ जाए यहाँ पे सीबीआई को लेकर। आपको पता है ना, कोलकाता जो कांड हुआ है वहाँ पे अब सीबीआई जांच कर रही है, सारी चीज़ों को बारीकी से नजर रख रही है, फॉरेंसिक करवा रही है, पॉलीग्राफी करवा रही है कि सच को तो लाना ही होगा, क्योंकि अब जो है ना जस्टिस मिलना ही होगा। जिस तरह का जो लोग कृत्य कर रहे हैं ना, जो भी यहाँ पे आरोपी हैं, और उस पर जितने भी कड़े से कड़े कानून है उसको लागू किया जा रहा है ताकि उसको सजा मिल सके। तो कोलकाता हाई कोर्ट याद रखिएगा, और आपको सीबीआई, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है। सीबीआई बोलेगा कि सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और सबसे पहला ऑप्शन पता है क्या दे देगा? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय दे देगा। लोग इसको टिक करते हैं, नहीं, यह है क्रमिक प्रशासन, क्रमिक लोक शिकायत प्रशासन मंत्रालय, याद रखिएगा, इस मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, और आपने इंटरपोल का नाम सुना है? इंटरपोल, उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधि सीबीआई ही करती है, याद रखेंगे। तो फैक्ट हो गया। और सीबीआई को पावर कहां से मिलता है, किस एक्ट के माध्यम से? तो दिल्ली का स्पेशल है, दिल्ली पुलिस का स्पेशल जो एक्ट है ना, उसके तहत इसको पावर मिलता है। अब आइए कलकत्ता हाईकोर्ट। हाईकोर्ट से प्रश्न पूछता है, पिछले बार बीपीएससी में पूछ लिया कि हाई कोर्ट का जो जज होता है, जज, उसको अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति जी। अब जज की संख्या बढ़ाना है राज्य में, मान लीजिए झारखंड बिहार में जजों की संख्या बढ़ाना है, तो ये पावर किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को नहीं। यही क्वेश्चन पूछा था पिछले बार। जज को पेंशन, जो हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनको पेंशन कहां से मिलता है? पेंशन मिलता है सेंट्रल वाला जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है ना, वहां से। और सैलरी कहां से मिलता है? तो स्टेट का जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है ना, वहां से मिलता है। क्यों ऐसा मिलता है? क्योंकि जो हाईकोर्ट के जज होते हैं ना, वो सेवा कहां दे रहे हैं? राज्य में दे रहे हैं, तो सैलरी कौन देगा? राज्य देगा। लेकिन पेंशन, पेंशन इनको मिलता है सेंट्रल वाला से, याद रखिए, क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं, पशु गणना हो रहा है, ठीक है, पशु का जो यहाँ पे सेंसस हो रहा है, तो 2019 में लास्ट में हुआ था, अब 2024 में होगा, 5 साल में होता है हमेशा, और ये 21वां होगा। इसमें 2 जानवर को जोड़ा गया, कुत्ता और बिल्ली, याद रखिए, सब बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुत्ता बिल्ली का भी अब यहाँ पे क्या होगा? सेंसस होगा। ठीक है, और कौन कौन सा है इसमें? भैंस है, याक है, पिछले बार याक से क्वेश्चन पूछ लिए थे बीपीएससी में। तो बोला था कि किस पशु को जो है खाद्य पशु या फूड एनिमल के रूप में दर्जा दिया गया है? तो आपको बता दें, याक, इसको मिथुन बोलते हैं। भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, बकरी से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया। आपको पता ना, अंगोरा खरगोश देखे हैं, और पश्मीना जो बकरी होता है उससे हम लोग ऊन बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऊंट को लेकर क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, ठीक है, खच्चर, गधा, घोड़ा, ये सब इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी एक नया योजना है, आपको पता नहीं 2047 तक भारत को क्या बनना है? डेवलप बनना है।
और बायो ई3 कहने का मतलब क्या हो गया, एक तो इकोनॉमी हो गया, एक ई से इन्वायरमेंट हो गया, और एक ई से क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट। तो बोलेगा कि खबरों में रहा ई3 क्या है, तो तीनों आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा विज्ञान धारा में क्या है, तो 2047 तक भारत को डेवलप बनना है, तो उसमें विज्ञान की क्या इंपॉर्टेंस है उसको लेकर यहाँ पे योजना बनाया गया है। यहाँ पर है वित्त आयोग से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फाइनेंशियल कमीशन बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन बोलते हैं इसको। आर्टिकल 280 हमारे संविधान में वर्नर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 मेंबर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और जो भी टैक्स वाला जो इनकम होता है ना केंद्र का, उसको बंटवारा के लिए सिफारिश करती है, और ये मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाइए महिलाओं को लेकर। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का इंपॉर्टेंस रोल है, उसी को लेकर ये आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। तो महिलाओं के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, एक तो पुरुष प्रधान, आधारभूत संरचना का कमी, जो कार्यस्थल है वहाँ पे भेदभाव, सैलरी को लेकर भेदभाव होता है, महिलाओं से जुड़ा हुआ जो कानून है उसको अच्छे से लागू नहीं किया जा रहा है, जो फंड है, जो बजट है वो बहुत कम है, महिलाओं को एजुकेशन में जो है प्रमोट करने की ज़रूरत है। फिर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर बचाया ढाकेश्वरी मंदिर। बोलेगा ढाकेश्वरी मंदिर कहाँ है, बांग्लादेश में। बस इतना फैक्ट याद रखिएगा, बाकी आप आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, आपको पता है ना फिलिस्तीन और यहाँ पे इजराइल के बीच में जो हमला हो रहा है, गाजा पट्टी, गाजा पे भी कंट्रोल कौन कर रहा है, गाजा जो फिलिस्तीन का पार्ट है कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो दक्षिणी गाजा जो पट्टी में इजराइल के कई हमलों से जो फिलिस्तीनी मारे गए, तो 2 स्टेट्स थ्योरी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थ्योरी। मुझे लग रहा है कि सब बीपीएससी में पूछ लेगा किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है जो इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई हो रहा है ना, उससे जुड़ा हुआ है। फिर ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पिछले बार बीपीएससी 69 में पूछ लिया था कि लिस्बन जो घोषणा है किससे जुड़ा हुआ है, किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना वायु, पर्वत, महासागर, मीठा पानी के ग्लेशियर। द लिस्बन डिक्लेरेशन विच मेड हेडलाइन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन विच ऑफ एंटिटी। तो यहाँ माउंटेन, एयर, ओशन, फ्रेश वाटर, ठीक है। तो आपको जवाब देना, आपको कमेंट बॉक्स में। शशांक जी ने जो है यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनका एक्सप्लेनेशन बहुत ही उम्दा है, बहुत ही नॉलेजेबल है वो, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, धन्यवाद।